गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको टाइम मशीन की साइंस के साथ साथ वो रियल इंसिडेंट्स भी बताए थे जिसमें हम इंसानों ने टाइम स्लिप जैसी चीज को फेस किया था। इसके साथ ही मैंने आपको बहुत से ऐसे ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट भी दिखाए थे जिसमें टाइम मशीन जैसी चीज को बनाने का ट्राई किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो सभी एक से बड़े एक फेलियर निकले। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि हम इंसानों के बस की टाइम मशीन जैसी चीज को बनाना ही नहीं है? वेल गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको टाइम मशीन के ऑथेंटिक एविडेंस देगी, बल्कि आज आप रियल टाइम ट्रेवल के वो इंसिडेंट्स भी जानने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद टाइम और उसमें आगे और पीछे जाने का आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए शुरू करते हैं टाइम ट्रेवल के इस दूसरे अध्याय को। साल 1942 की एक खामोशी भरी रात सिलेसिया अंडरग्राउंड बेस में साइंस की सारी हदें तोड़ी जा रही थी। इंटरेस्टिंगली, इस बेस के अंदर नाजी जर्मनी के जाने माने साइंटिस्ट जैसे कि वॉर्नर वॉन ब्राउन, वॉल्टर गेरलैच और हेंस कैमलर द बेल नाम के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंडर एक 12 फीट ऊंची और 9 फीट चौड़ी मेटल की एक बेल जैसी डिवाइस पर काम कर रहे थे। अभी अचानक से हेंस कैमलर लैब का दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं और ये चिल्लाते हैं, असल में हिंदी में इसका मतलब होता है जल्दी करो, वक्त आ चुका है। बट वेट अ सेकंड, आखिर जर्मनी का इतना जाना माना साइंटिस्ट किस वक्त की बात कर रहा था? एक्चुअली गाइज, ये समय था जर्मनी के द्वारा बनाई गई सबसे पहली टाइम मशीन को टेस्ट करने का, और उसके बाद इस बेल जैसी टाइम मशीन के दरवाजे को खोला जाता है। इसके अंदर एक इंसान को बैठाया जाता है और बटन दबाया जाता है एक ऐसी टाइम मशीन का जो आगे चलकर पूरे ही जर्मनी के भविष्य को पलटने वाली थी। असल में गाइस, कहा यह जाता है कि जैसे ही इस मशीन को ऑन किया गया, ये मशीन बहुत तेजी से घूमने लगी, जिसके बाद एक तेज नीली रोशनी पूरे ही कमरे के अंदर भर जाती है और इस मशीन से इतनी तेज आवाज बाहर आई कि आसपास खड़े सभी रिसर्चर्स के लिटरली कान फटने लगे और बैंग। उसके कुछ ही मिनट्स के बाद दुनिया की नजरों से छिपाकर दर्ज किया गया सबसे पहला सक्सेसफुल टाइम ट्रेवल का इंसिडेंट। बट वेट भाई, यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत बड़े स्केल में खड़े होते हैं। नंबर 1, आखिर इस टाइम मशीन के अंदर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था कि एक बहुत बड़े फेलियर की बजाय सक्सेसफुल रही? एंड सेकंड, अगर इस तरीके की टाइम मशीन को बनाकर तैयार किया गया था तो भाई आगे चलकर ये टाइम मशीन गई कहां? तो देखो गाइज, अगर आपको याद हो तो अभी तक जितनी भी टाइम मशीन बनाई जा रही थी वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड थी, यानी कि वहां पर हम टाइम ट्रेवल करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट की तरफ भाग रहे थे। लेकिन बात अगर इस टाइम मशीन की जाए तो ये आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी पर बेस्ड थी, यानी कि यहाँ पर टाइम ट्रेवल करने के लिए लाइट के साथ नहीं बल्कि ग्रेविटी के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। असल में इस प्रोजेक्ट के अंदर दो बड़े सिलेंडर एक बेल जैसी डिवाइस को बहुत तेज स्पीड से घुमाने का काम करते थे, जिसकी वजह से एंटी ग्रेविटी इफेक्ट जनरेट होता था और यही इफेक्ट क्रिएट करता था टाइम डिस्टॉर्शन को। क्या ये सुनकर आपको थोड़ा सा शॉक लगा? नहीं? वेल गाइज, अब लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट 100% सेम वही साइंस है जिसे आज से कई सौ साल पहले भारत के वैमानिक शास्त्र में लिखा गया था। और गाइज, अगर आप इस चैनल की वीडियो को रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे तो मैंने ये प्रूफ करके भी दिखाया था कि कैसे इसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हमारे देश भारत के आसमान में पुष्पक विमान जैसे अलग अलग तरीके के विमान फ्लाई करते थे। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने ये भी बोला था कि इस तरीके के रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक सुपर फ्यूल की जरूरत होती थी। एंड गेस व्हाट, इस सुपर फ्यूल को सबसे पहली बार नाजीज रिसर्चर्स ने इस मिशन के दौरान बनाकर भी तैयार किया था। असल में गाइज, द बेल नाम की इस टाइम मशीन के रोटेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें एक मिस्टीरियस पर्पल मरकरी जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको इस प्रोजेक्ट के अंडर नाम दिया गया था ज़ीरम 525। लेकिन इस पूरे ही सिनेरियो के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी
रेडिएशन। असल में जैसे ही इस मशीन को ऑन किया जाता था, इस मशीन से बहुत बड़े स्केल में रेडिएशन रिलीज होता था, जिसकी वजह से इस मशीन के अंदर बैठा हुआ इंसान और आसपास खड़े लोग भी सिर्फ कुछ ही महीने तक ही सरवाइव कर पाते थे। जिसके चलते हुए भले ही जर्मन्स ने टाइम ट्रेवल जैसी मशीन को बनाकर तैयार कर लिया हो, लेकिन उसकी कीमत वो लोग अपनी जान को देकर चुका रहे थे। तो अब इस पॉइंट पर चलो ये मान लेते हैं कि ये मशीन साइंस के प्रिंसिपल को फॉलो कर रही थी। हम ये भी मान लेते हैं कि इस तरीके की डिवाइस जर्मन्स बना भी सकते थे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में उस समय दुनिया में सबसे ज्यादा आगे थे। लेकिन फिर भी हमारा दूसरा सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है कि भाई आगे चलकर इस टाइम मशीन के साथ हुआ क्या। साल 1945 WW2 अपने अंतिम चरण में आ जाता है। सैडली मैन पावर कम होने की वजह से जर्मनी धीरे धीरे यूएस के सामने घुटने टेकने लगता है। लेकिन यूएस को यह बात बखूबी पता थी कि जर्मनी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में उनसे 10 गुना आगे है, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए स्मार्टली यूएस ने निकाला एक प्रोजेक्ट जिसका नाम था द पेपर क्लिप प्रोजेक्ट। एक्चुअली गाइस, इस प्रोजेक्ट के अंदर यूएस हायर अथॉरिटीज जर्मन साइंटिस्ट के सामने ये ऑप्शन रखती थी कि अगर वो अपने सभी रिसर्च पेपर या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी को अगर यूएसए को सौंप देते हैं तो बदले में यूएसए उन्हें जिंदा बख्श देगा। इंटरेस्टिंगली कहा यह जाता है दोस्तों कि जब साल 1945 में यूएस ने हैंस कैमलर को पकड़ा तो खुद की जान बचाने के लिए उसने द बेल नाम की इस टाइम मशीन को और इसकी सभी वर्किंग को यूएसए को सौंप दिया। और फाइनली साल 1942 में जर्मनी में जो टाइम मशीन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था वो खत्म हुआ साल 1945 में यूएसए के अंदर जाकर। लेकिन अगर इस चीज में जरा सा भी दम है तो क्या हमें ऐसे कोई एविडेंस मिलते हैं जो इस चीज को प्रूव करते हैं कि आगे चलकर यूएसए ने इस टाइम मशीन के ऊपर दोबारा से काम किया या फिर एटलीस्ट इसको टेस्ट किया था? शायद हाँ। साल 1965 पेंसिल्वेनिया के जंगलों के पास रहने वाले लोगों ने बार बार एक अजीब सी चीज को रिपोर्ट किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उन्हें अक्सर रात में जंगलों से तेज बैगनी कलर की लाइट चमकती हुई दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने तो ये भी बोला कि जब जब उन्हें इस तरीके की लाइट दिखाई देती है उस समय उनके कानों में इतनी तीखी आवाज भी आती है जिसकी वजह से उनके कान सुन्न हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक दिन इस जंगल में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद सब कुछ अचानक से खामोश हो जाता है। अब जैसे ही ये चीज होती है आसपास के लोग इस इंसिडेंट को देखने के लिए जंगल की तरफ बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंगली इस इंसिडेंट के बाद एक दो नहीं बल्कि 100 ऐसे आई विटनेसेस सामने आते हैं जिन्होंने ये आकर बोला कि उन्होंने उस रात जंगल में मेटल की एक घंटी जैसी अजीब सी चीज को देखा था जिससे धुआं भी निकल रहा था। सबसे ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इन आई विटनेसेस में से 40% आई विटनेसेस का आगे आने वाले कुछ ही महीनों में देहांत हो जाता है। और पता है उसके पीछे का असली रीजन क्या था? वो था रेडिएशन। जी हाँ, वही रेडिएशन जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में जर्मनी की लैब के अंदर देखा गया था। तो अब अगर आप इस पॉइंट पर दोनों ही इंसिडेंट्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि यस, शायद साल 1965 में यूएसए ने इस टाइम मशीन के थ्रू टाइम ट्रेवल करने का ट्राई किया था। लेकिन क्या ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि इंसानों की नजरों से छिपाकर किया गया? शायद नहीं। साल 1972 इटली की एक फेमस मैगजीन ला डोमेनिका डेल कोरियरे ने फ्रंट पेज पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट को पब्लिश किया जिसमें उन्होंने हेडलाइन में ये लिखा, इन्वेंटला ला मशीना चे फोटोग्राफा इल पस्टैटो, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है द मशीन दैट फोटोग्राफ द पास्ट हैज बीन इन्वेंटेड। इंटरेस्टिंगली जैसे ही ये न्यूज बाहर आई दुनिया भर के बड़े बड़े रिसर्चर्स की आंखें इसी न्यूज के ऊपर टिक गईं, क्योंकि प्रैक्टिकली इटली की एक जानी मानी मैगजीन दावा कर रही थी पास्ट टाइम व्यूइंग मशीन बनने का। बट वेट अ सेकेंड, आखिर ये सारा ही माजरा शुरू कैसे हुआ? असल में ये पूरी ही कहानी शुरू होती है साल 1960 से, जब इटली के एक फेमस फादर पेलग्रिनो एर्निटी, जो कि एक फेमस फिजिसिस्ट भी थे, उन्होंने जॉर्जियन मंत्रों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। इंटरेस्टिंगली इस रिकॉर्डिंग के दौरान उनको एक आइडिया हिट करा जिसमें उन्होंने ये सोचा कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ या आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर जाकर यूनिवर्स में तो स्टोर होता ही होगा। और अपने इसी आइडिया पर काम करते हुए फादर एर्निटी ने वेटिकन के साइंस
एकेडमी के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर 12 जीनियस साइंटिस्ट की एक टीम को बनाकर तैयार किया। इंटरेस्टिंगली इन 12 जीनियस लोगों में नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी और रॉकेट साइंटिस्ट वर्नेर वॉन ब्राउन जैसे नामी ग्रामी साइंटिस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने इस दुनिया को V2 रॉकेट जैसी चीज बना कर दी थी। ये सारे ही लोग एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं और फाइनली उसके कुछ साल के बाद ही एक मशीन को बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे इस ग्रुप के द्वारा नाम दिया गया क्रोनोवाइजर, जिससे किसी भी पास्ट इवेंट को एक मूवी की तरह स्क्रीन पर देखा जा सकता था। बट आखिर ये अजीब सी डिवाइस काम कैसे करती थी? असल में ये मशीन बेसिकली निकोला टेस्ला के वेव प्रिंसिपल पर आधारित थी। असल में निकोला टेस्ला ने अपने बहुत से एक्सपेरिमेंट में दुनिया के सामने ये प्रूफ करके दिखाया था कि इस दुनिया की हर एक चीज यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन में रिकॉर्ड होती है। यानी कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ, आपके आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, वो सब की सब अनंत काल के लिए यूनिवर्स में वेव फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाती हैं। तो इस पॉइंट पर अगर हम कोई एक ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार कर ले जो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैच करके उसे सही क्रम में ट्रांसक्रिप्ट कर सके, तो यस, आप ना सिर्फ पास्ट इवेंट को देख सकते हैं बल्कि आप उनकी आवाजों को भी सुन सकते हैं। और इस क्रोनोवाइजर में यही सेम काम इसमें मौजूद 2 स्पेशल एंटीनास के थ्रू किया जाता था, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव को कैप्चर करके उन्हें ट्यून करके एक कैथोड रे ट्यूब पर स्क्रीन करता था। इंटरेस्टिंगली फादर और उनकी टीम ने ये क्लेम किया कि उन्होंने इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट रोम के बाजार देखे हैं और साथ ही साथ नेपोलियन के मार्च के साथ साथ बहुत से पुराने इवेंट्स को भी देखा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने तो एंशिएंट रोम के बारे में बहुत सी ऐसी चीजें भी बताई थी जो आगे चलकर रोम की खुदाई में मिले बहुत से टेक्स्ट फ्रेगमेंट से मेल खाती थी, जिससे काफी हद तक ये बात क्लियर हुई थी कि यस, फादर एर्नेती ने शायद पास्ट देखा था। लेकिन भाई, हम लोग कैसे मान लें कि ये मशीन बनकर तैयार हुई ही थी? एंड मोर ओवर, आगे चलकर इस मशीन के साथ हुआ क्या? एक्चुअली गाइज, यही से ही इस कहानी में एंट्री होती है वेटिकन चर्च के पोप पॉल 6 की, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे ही साल 1972 में वेटिकन की इस सीक्रेट मशीन की इंफॉर्मेशन दुनिया के सामने लीक हुई, तो उनको ये डर सताने लगा कि अब इसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा सकता है। जिसके बाद उन्होंने क्लियरली ये आदेश पारित किया कि कोई भी रिसर्चर या फिर साइंटिस्ट अगर किसी भी तरीके के टाइम ट्रेवल से रिलेटेड प्रोजेक्ट पर काम करेगा तो उससे चर्च की सदस्यता छीन ली जाएगी। आई मीन सीरियसली, एक इतने सम्मानित पोप टाइम ट्रेवल जैसे फिक्शनल कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे सकते थे? भाई, इससे तो काफी हद तक ये क्लियर होता है ना कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला था। वेल गाइस, अब जैसे ही ये चीज होती है, वेटिकन की ये सीक्रेट मिशन की चर्चा दुनिया भर में होने लगती है। स्ट्रेंजली साल 1994 में जब फादर एर्नेती अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पर थे, तो उन्होंने ये भी कन्फेस किया था कि उनके ऊपर इस डिवाइस और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को दुनिया से छिपाने का बहुत प्रेशर था। इवन उन्होंने तो ये भी क्लेम किया था कि आज की डेट में भी ये क्रोनोवाइजर सही सलामत वर्किंग कंडीशन में वेटिकन सिटी के नीचे मौजूद एक सीक्रेट वॉल्ट में छिपा कर रखा गया है। असल में गाइस, कहा यह जाता है कि वेटिकन सिटी के नीचे एक ऐसा अंडरग्राउंड सीक्रेट वॉल्ट भी मौजूद है जिसमें इस कंट्री के सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही जाने की इजाजत है। नो मैटर आप कितने बड़े ऑफिसर हैं या फिर आप देश के लिए क्या करते हैं, आप चाहकर भी इस वॉल्ट के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि इस वॉल्ट में एंट्री ले चुके एक्स ऑफिसर्स ने अक्सर दुनिया के सामने आकर यह बोला है कि भाई, ये वॉल्ट ना दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ अजीबोगरीब टेक्स्ट मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर एक से एक ऐसी अजीब डिवाइस और चीजें भी मौजूद हैं जो अगर दुनिया के सामने आ गई तो हम इंसान अपने अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा देंगे। वेल गाइस, अब इस बात में कितना दम है, देखो ये तो तभी प्रूफ हो पाएगा जब इस तरीके के वॉल्ट को खोलकर दुनिया के सामने रखा जाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन को देखकर ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो गाइस, इस पॉइंट तक हमने दुनिया के 2 ऐसे ऑथेंटिक इंसिडेंट्स के बारे में जाना है जो काफी हद तक ये प्रूफ करते हैं कि यस, चुपके से ही सही, लेकिन इस दुनिया में टाइम मशीन या फिर पास्ट टाइम व्यूइंग मशीन जैसी चीज को बनाकर तैयार किया जा चुका है। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर इन तरीके की मशीन इस दुनिया में अवेलेबल है, तो क्या इसके कोई भी प्रूफ या फिर टाइम ट्रेवल के ऑथेंटिक एविडेंस हमें आसपास अपनी दुनिया में भी देखने को मिलते हैं? लेट्स फाइंड आउट।
साल 2000 के लास्ट महीने चल रहे थे, तभी अचानक से लोगों ने ये नोटिस किया कि इंटरनेट फॉर्म्स पर टाइम ट्रेवल _0 नाम का एक शख्स काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। इंटरेस्टिंगली उस शख्स ने अपना नाम जॉन टाइटोर बताया और उसने ये क्लेम किया कि वो साल 2036 से आया हुआ एक अमेरिकी सैनिक है, जिसका मिशन साल 1975 में जाकर IBM 5100 कंप्यूटर को लेकर दोबारा से साल 2036 तक पहुंचना है। अजीब बात यह है दोस्तों कि इस शख्स ने ये भी क्लेम किया कि अपना ये मिशन कंप्लीट करने के बाद वो कुछ समय के लिए दोबारा से साल 2000 में आया है ताकि वो अपनी फैमिली से आकर मिल सके। हाँ, वही थर्ड क्लास पॉइंटलेस स्क्रिप्ट जो भाई कोई भी इंटरनेट पर बैठकर लिख सकता है, राइट? जी नहीं, गलत। एक्चुअली जॉन की इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसने IBM 5100 कंप्यूटर की एक टेक्निकल डिटेल को दुनिया के सामने रखा। दरअसल IBM 5100 में एक सीक्रेट कोडिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, जिसके बारे में साल 2000 तक तो खुद IBM के बड़े बड़े इंजीनियर्स को नहीं पता था। जॉन ने ये क्लेम किया कि उनको IBM के इसी कोडिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स चाहिए थे ताकि वो साल 2036 में अपनी अटकी हुई एक टेक्नोलॉजी को पूरा कर सके। अमेजिंगली कुछ समय आगे बीता है और साल 2001 में जॉन के पोस्ट आना बंद हो जाते हैं। वो कौन था, उसे IBM की ये टेक्निकल डिटेल कैसे पता थी और वो कहां चला गया, ये आज भी एक सीक्रेट बना हुआ है। इसके बाद जरा इस इमेज को देखिए। असल में इस इमेज को साल 1941 में कनाडा के साउथ फोर्क ब्रिज के इनॉग्रेशन के समय लिया गया था। स्ट्रेंजली अगर आप इस इमेज को गौर से देखेंगे तो आपको इस इमेज में बाकी सभी लोगों से अलग एक बेहद ही मॉडर्न सा इंसान नजर आएगा, जिसने आज के समय की टी शर्ट, कोट और सनग्लासेस को वियर कर रखा है। अजीब बात यह है दोस्तों कि साल 1941 में इस तरीके का पहनावा और इस तरीके के सनग्लासेस अवेलेबल ही नहीं थे। अब जब ये चीज हुई तो इस इमेज को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया। स्ट्रेंजली ना ही इस शख्स का कभी पता चला और ना ही इसके इस मॉडर्न अवतार के बारे में, जिसके बाद इस इमेज को टाइम ट्रेवलिंग हिपस्टर का नाम दे दिया गया। ऐसा ही एक सेम इंसिडेंट हमें साल 2003 में भी देखने को मिला, जब FBI के द्वारा न्यूयॉर्क में एंड्रू कार्सन नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया गया। एक्चुअली उस पर यह आरोप लगाया गया कि उसने सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही स्टॉक मार्केट में $800 को $350 मिलियन में बदल डाला, जो कि भाई कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बोला कि भाई मैं 200 साल आगे से आया हूँ, इसलिए मुझे बखूबी पता है कि आगे आने वाले समय में कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा स्टॉक नीचे गिर जाएगा। इवन उसने तो ये भी बोला था कि अगर आप चाहें तो मैं आपको एड्स की दवा बता सकता हूँ, मैं आपको टाइम क्राफ्ट का कॉन्सेप्ट भी दे सकता हूँ और बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी भी बता सकता हूँ जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होगी। अब देखो गाइज, जाहिर सी बात है कि कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी इस बकवास पर विश्वास नहीं करेगी और इसलिए इन सारी चीजों को साइड में करते हुए उसके ऊपर बकायदा एक केस को फाइल किया जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि उसके केस की सुनवाई से पहले ही एंड्रू ऐसे गायब हो जाता है कि मानो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। इंटरेस्टिंगली उसके बाद उसके सारे ही रिकॉर्ड्स को सभी ऑथेंटिक जगहों पर वेरीफाई किया जाता है और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एंड्रू का कहीं पर भी कोई भी नामो निशान मिलता ही नहीं है, मानो वो इंसान तो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने लिटरली पूरी ही दुनिया को हिलाकर रख दिया। असल में साल 2008 में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट ने 400 साल पुरानी सील हुई प्राचीन मिंग वंश की कब्र को खोला। अब देखो, वहां के लोगों को ये उम्मीद थी कि इसके अंदर से 16वीं सदी के अवशेष मिलेंगे, लेकिन इससे उलट उन्हें मिट्टी में लिपटी हुई एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसने सभी रिसर्चर्स के माथे पर पसीना ला दिया। एक्चुअली ये थी एक छोटी सी अंगूठी जैसी चीज जिसके ऊपर स्विस लिखा था। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब इस चीज के ऊपर और इन्वेस्टिगेशन की गई तब जाकर ये पता चला कि ये रिंग वॉच है जिसे स्विस वॉच के नाम से जाना जाता है और इस वॉच को सिर्फ 100 साल पहले ही बनाकर तैयार किया गया था। तो अब अगर एक वॉच को 100 साल पहले बनाकर तैयार किया गया था तो आखिर वो 400 साल पुरानी एक सील कब्र के अंदर कैसे पहुंच सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर आपको याद हो तो आज से कुछ समय पहले तो मंगोलिया में एक ऐसी मम्मी को भी डिस्कवर किया गया था जो लगभग 1100 साल पुरानी थी। बट स्ट्रेंजली अगर आप इसके पैरों की तरफ नजर डालेंगे तो ये आपको मॉडर्न शूज पहनी हुई नजर आएगी और भाई ये चीज सुना कुछ समय पहले बहुत बड़े स्केल पर वायरल भी हुई थी। इसके साथ ही बात चाहे साल 1928 की चार्ली चैपलिन मूवी के प्रीमियर की जाए या साल 1938 की एक समिट की, हमें टाइम टू टाइम इन वीडियो क्लिप्स में भी स्मार्टफोन जैसी चीज देखने को मिलती है जो कि उस समय पर होना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब देखो गाइज, इस पॉइंट पर ना ही मेरे पास और ना ही शायद दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स के पास इस चीज का जवाब होगा कि भाई उस समय ये लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करते थे। I mean, इनको नेटवर्क या फिर वो सारी चीजें कैसे प्रोवाइड होती थी।
बट इन दी लास्ट अगर आपको ये लगता है कि इन सारी चीजों से हमारा देश भारत अनटच्ड रहा है, तो सॉरी टू से दिस, सच्चाई यहाँ पर कुछ और ही है। क्योंकि बात अगर साउथ इंडिया के उन टेम्पल्स की भी की जाए जिन्हें हजारों साल पहले बनाकर तैयार किया गया था, तो उसमें भी क्लियरली हमें मॉडर्न टाइम के एस्ट्रोनॉट्स की कार्विंग, एक मोबाइल फोन की कार्विंग और बहुत सी ऐसी टाइम मशीन या टाइम ट्रेवल से रिलेटेड कार्विंग्स देखने को मिलती हैं जिन्हें उस समय पर सिर्फ सोचकर हूबहू बिना देखे कार्व कर देना, भाई ये तो इम्पॉसिबल था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तेलंगाना के तो एक 800 साल पुराने टेंपल में हमें एक बाइसाइकिल की हूबहू कार्विंग भी देखने को मिलती है। जबकि बात अगर इसकी इन्वेंशन की जाए तो भाई बाइसाइकिल का ऑफिशियल इन्वेंशन ही साल 1817 के आसपास हुआ था। तो आखिर एक 800 साल पुराने मंदिर में इस तरीके की कार्विंग मौजूद कैसे हो सकती है? वेल गाइस, सच तो यह है कि इस पूरी दुनिया में टाइम ट्रेवल को लेकर इतने ज्यादा एविडेंस मौजूद हैं कि अगर उन सबको उठाकर मैं आपको बताना शुरू करूं तो शायद मुझे इस वीडियो का पार्ट 3 बनाना पड़ जाए, और वो पार्ट बनेगा या फिर इस सीरीज को मैं यहीं पर ही खत्म कर दूंगा, ये डिपेंड करता है कि इस वीडियो पर आप कैसा रेस्पॉन्स देते हैं। गाइस, इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, 6000 लाइक मुझे इस वीडियो के ऊपर चाहिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में ना भाई पार्ट 3 की आग ही लगा दो। आप देखो गाइस, पार्ट 3 बनेगा या फिर नहीं बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज जो पूरे तरीके से सच है वो ये है कि भले ही आप माने या फिर ना माने, लेकिन इस दुनिया में सीक्रेटली टाइम ट्रेवल जैसी चीज पर आज भी काम हो रहा है, और इसके बारे में आज नहीं तो 10 साल या फिर 50 साल के बाद एक दिन अचानक से हमें पता जरूर चलेगा। वैसे गाइस, अगर आप इन्हीं तरीके की अनटोल्ड और ज्यादा मिस्ट्रीज को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं हर हफ्ते किसी न किसी ऐसी मिस्ट्री से पर्दा जरूर उठाता हूं जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं होती। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद।